नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। 10वां अखिल भारतीय मुस्लिम मराठी साहित्य सम्मेलन 26-27 अप्रैल को नागपुर में। 10वां अखिल भारतीय मुस्लिम मराठी साहित्य सम्मेलन 26 और 27 अप्रैल 2025 को मातोश्री बिमलाताई देशमुख सभागृह धनवटे नेशनल कॉलेज नागपुर में होगा। सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर शोभू पठान, पूर्व कुलगुरु नागपुर विश्वविद्यालय करेंगे और उद्घाटन प्रोफेसर डॉक्टर अनुपमा उजगरे करेंगे। स्वागताध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर शशि बवन राय तायवाड़े और मुख्य आमंत्रक प्रोफेसर जावेद पाशा कुरैशी है। आयोजन समिति प्रमुख प्रोफेसर रमेश पीसी हैं। नावेद आजमी की रिपोर्ट। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज और आज हम मौजूद है तिलक भवन में, जहाँ पे अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई है और यहाँ पे तमाम लोग मौजूद है। हम पहले बात करते हैं प्रोफेसर पाशा भाई से। सर, चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। हमारा चैनल हिंदी भाषी चैनल है। तो आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने मराठी साहित्य को लेके की है, इसकी जानकारी आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मराठी में दी है। तो सबसे पहले मैं ये जानकारी आपसे हिंदी में चाहूँगा कि ये क्या है, क्यों होने वाली है। दूसरा सवाल ये है, आपने ये कहा कि मराठी राज्य बनाने वाला ये एक मुसलमान था, जहाँ तक मेरे को मराठी में समझ आया, तो उसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। ये 10वां अखिल भारतीय मुस्लिम मराठी साहित्य सम्मेलन नागपुर में 26 और 27 अप्रैल को संपन्न होने जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता नागपुर विद्यापीठ के माजी कुलगुरु डॉक्टर शनु पठान साहब कर रहे हैं और जिसका उद्घाटन मुंबई की प्रसिद्ध साहित्यिका प्राध्यापक डॉक्टर शरयू उजगरे मैडम कर रहे हैं। तो इसकी स्वागताध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर तायवाड़े मैडम हैं और हम उसके आमंत्रक हैं। सर उसके संयोजन समिति के प्रमुख हैं। महाराष्ट्र में रहने वाले मुसलमानों में लगभग 80 से 90% मुसलमान ये मराठी ज़बान को बेहतर ढंग से बोलता है, समझता है, पढ़ता है, लिखता है और 80% मुसलमान ये मेहनतकश मुसलमान की परिभाषा में आता है। वो किसान हैं, वो छोटे मोटे व्यवसायों में हैं, कुंभार, माली, तेली, कुंभी, हमारे बौद्ध भाई, इनके बाजू में रहकर वो अपना जीवन यापन करता है। तो मराठी से उसका लगाव बहुत ही अच्छा है। मराठी में वो अपने समाज से दूसरे समाज के ताल्लुक बेहतर करने के लिए या व्यवसाय के लिए इस्तेमाल करते रहता है। मराठी भाषा के विकास में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। इस मराठी भाषा को राजभाषा का दर्जा पहली बार मुस्लिम बादशाह अहमद शाह ने किया। उसका ऑलरेडी आदेश अभिलेख आज भी मौजूद है कि मराठी भाषा को राज दरबार की राजभाषा बनाने का मान उसने दिया। दूसरी बात, मराठी भाषा जब से इस महाराष्ट्र में पैदा हुई है तब से संत आंदोलन से लेकर, सूफियों के आंदोलन से लेकर तो आधुनिक महाराष्ट्र के आंदोलन तक मुसलमानों ने मराठी में बहुत साहित्य निर्माण किया है। चाहे वो धार्मिक साहित्य हो, चाहे सामाजिक साहित्य हो, चाहे कादंबरी हो, कथा हो या और कोई दूसरी विधा हो, मराठी के विधा में मुसलमानों ने बहुत बड़ा योगदान किया। लेकिन प्रस्तापित व्यवस्था जो मुट्ठी भर लोगों को साहित्य का अधिकार दे देती है, उन्होंने मुसलमानों के इस साहित्य को कभी भी आगे नहीं लाया। लेकिन 60 के दशक में इस महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की प्रेरणा से एक नया साहित्य आंदोलन ने जन्म लिया, जिसका नाम है दलित साहित्य सम्मेलन। इस दलित साहित्य सम्मेलन में मेहनत कश लोग, जो आखिरी सतह पर खड़े हैं लोग, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं लोग, जिनका एक्सप्लॉयटेशन, शोषण ये व्यवस्था कर रही है, जिनके ऊपर में मनुवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था हमला करती है, उनके लिए हथियार बनकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचार खड़े हुए और उन्हीं विचारों का धागा पकड़कर दलित कहने वाली कौम ने अपने साहित्य का ऐसा निर्माण किया और इतना बड़ा यलगार इस महाराष्ट्र में उस मराठी भाषा में पैदा किया कि उसकी प्रेरणा लेकर इस महाराष्ट्र में आदिवासी लोग बोलना शुरू किए। क्योंकि शोषण की जो विधाएं, शोषण की जो वास्तविकता दलित साहित्य रख रहा था, उस सारे साहित्य में मुस्लिम भी अपना चेहरा देख रहा था कि अरे झोपड़पट्टी की बात जो दलित साहित्य कह रहा है, मेरे झोपड़पट्टी में भी तो वही हालात है। आदिवासी कह रहा था कि जिस शोषण के बारे में मेरा दलित भाई लिख रहा है, वो शोषण तो मेरा हो रहा है। वो जल जमीन जंगल के लूटने की बात करता है, तो मेरे तो जल जमीन जंगल ये लूट रहे हैं ये लोग।
धार्मिक अत्याचार के बारे में जब दलित साहित्य तेजी से आगे आ रहा था तो मुसलमान महसूस कर रहा था कि ये धार्मिक जुल्म तो मुझ पर भी हो रहा है। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचारों की प्रेरणा जिस दलित साहित्य ने ली, उसी प्रेरणा से मुस्लिम मराठी साहित्य भी आया। फिर मुस्लिम मराठी साहित्य ने यह रखना शुरू किया कि हम औरंगजेब बाबर की औलाद नहीं है। वो राजनीतिक इतिहास है, वो राजनीति का इतिहास है, लेकिन हमारा इतिहास राजनीति का इतिहास नहीं है। हमने इस्लाम भी इसलिए स्वीकार किया कि हमें मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था, हमें छूकर तक नहीं लिया जाता था, खाने तक नहीं दिया जाता था, स्पर्श भी नहीं किया जाता था, पढ़ने की मनाही थी, घूमने की मनाही थी, घर बनाने की मनाही थी, संपत्ति रखने की मनाही थी। इस्लाम ने कहा कि भाई मेरे पास में तो ऐसा किताब है जिसे तुम पढ़ो, मेरे पास में तो ऐसे इबादत का इदारा है जिसमें आके तुम इबादत करो। और छुआछूत क्या होती है, मैं तो कांधे से कांधा लगाकर एक ही ताटी में लेकर तुमको खाता हूं। तो इस देश के अनुसूचित जाति जमाती पिछड़े लोग जो ब्राह्मणवाद से पीड़ित थे, उन्होंने ही इस्लाम का स्वीकार किया, ये समता के लिए किया। इनका इतिहास अलग है और राजनीति करने वाले मुसलमानों का इतिहास है अलग है। ये बात रखने के लिए भी हम यहाँ पर आ रहे। तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अभी राज ठाकरे ने एक मुद्दा उठाया है, जी, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना होगा। आपका आदित्य ठाकरे से भी कहीं ना कहीं समर्थन किया है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। नहीं, उन्होंने ये बात मुसलमानों के लिए नहीं की, उन्होंने ये बात गुजराती लोगों के लिए की, उनको नहीं आता है मराठी। आपको लगता है क्या वाकई में महाराष्ट्र में रहने के लिए मराठी आना जरूरी है? आना ही चाहिए ना, कर्नाटक में रहने वाले कर्नाटकी उसको आना ही चाहिए। आज गुजरात से यहाँ पर जितने भी मुस्लिम आए हैं वो मराठी और हिंदी भी नहीं बोलते, वो तो गुजराती ही बोलते हैं। पंजाब से आने वाला कोई भी मुस्लिम हो, पंजाब से आने वाला कोई भी सिख भाई हो तो पंजाबी जानेगा। तो महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों ने महाराष्ट्र की भाषा जाननी चाहिए, मराठी, वो तो जरूरी है। राज ठाकरे जी ने जो कहा कि मराठी आता महाराष्ट्रात बोललीच पाहिजे, यानी वो हमारे लिए नहीं, हम बोलते ही हैं, वो गुजराती लोगों के लिए है जिनको मराठी नहीं आती। सर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगा कि अभी जैसे सर ने कहा है कि दलित समाज ने मुसलमानों को इस्लामिक कबूल किया क्योंकि इसमें छुआछूत और कहीं भी धार्मिक स्तर पे जाने की मनाही नहीं, तो आप इनकी बात से कितना जानते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से आप इस्लाम को फॉलो नहीं करते, आपका नजरिया अलग है, सर का नजरिया अलग है। नहीं, कोई भी धर्म हो, मैं तो सभी जगह जाता हूँ। जैसे जावेद भाई ने कहा, उनकी परेशानी जो है उससे ज़्यादा रमेश पिसे की परेशानी है। जिस कास्ट को, जिस प्रवर को जावेद भाई मैं बिलोंग करता हूँ, बाबा साहब के परिवार के लोग अनटचेबल थे, अछूत थे, लेकिन हम ओबीसी, मैं तेली परिवार से बिलोंग करता हूँ। तेली व्यक्ति की सूरत या उसका मुंह देखना भी लाजमी नहीं था। ऐसा एक जावेद भाई की बात से सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, मैं तो उनके नाव में बैठे हुए सब लोग सम्मेलन में अगुवाई तो मैं ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह दूं कि ओबीसी और तेली में, खासकर तेली मुस्लिम भी है ना, मुस्लिम समाज में भी तेली है। जब पिछले वक्त मैंने तेली सम्मेलन लिया था तो उसमें हाँ बहुत सारे लोग जो हसन बाग के वगैरह है या छोटा ताजबाग से है, वो बोले सर ये तो हमारा सम्मेलन है। मैं बोला कैसे, क्या? तो बोले हम तेली है। तो जावेद भाई मैं आपसे शॉर्ट में ये जानना चाहूँगा अभी कि इस समारोह में आपको क्या क्या करने वाले हैं और किस किस को सम्मानित करने वाले हैं? इस सम्मेलन में, हाँ, इस सम्मेलन में हम जिन्होंने साहित्य के माध्यम से समाज की सेवा की है, समाज प्रबोधन के माध्यम से सेवा की है, शैक्षणिक सेवा की है और राजनीति में रहकर भी समन्वय या सबको साथ में लेकर काम किया है, ऐसे 20 मान्यवरों का सत्कार कर रहे हैं, जिनमें कुछ नाम मैं आपके चैनल को बता देना चाहूँगा। शकील पटेल साहब हैं, डॉक्टर मुहिब कादरी अहमदपुर से, डॉक्टर शाहिद अली जाफरी साहब नागपुर से, डॉक्टर जलील पटेल परभणी से, अर्जन बी शेख अकोला से, रुबीना पटेल नागपुर, जैबुनिशा शेख उमरेड, जैरुद्दीन शेख वरोरा, मलिका शेख सिन्नर, रहीम शेख बंदी चंद्रपुर, जमील अंसारी कामठी, हाजी नासिर साहब भिवापुर, यामिनी चौधरी नागपुर, शैल जेमिनी नागपुर, डॉक्टर विनोद तुलसीराम राउत नागपुर, नेहा गुरगाटे मुंबई और नासिर जुम्मन शेख वर्षा, इन लोगों का सत्कार करने वाले हैं। और साथ ही साथ कवि सम्मेलन में हम उन कवि मान्यवरों का भी सत्कार स्पेशल हम लोगों ने यादी बनाई है कि जिन्होंने अपने कविता के साथ में पूरी प्रामाणिकता निभाई है और
और उनके बीच में कोई विचारधारा रुकावट नहीं बन सकी। इंसान पे होने वाले जुल्म के खिलाफ वे लगातार लिखते रहे। ऐसे एक तकरीबन 20 से 25 हम कवियों का भी अलग से सत्कार कर रहे हैं। तो ये सत्कार हम इसलिए कर रहे हैं कि ऊर्जा मिले उन लोगों को। जैसे कि हमने मुस्लिम मराठी साहित्य सम्मेलन नागपुर में डाला, तो यकीन जानिए जिस दिन हमने डाला उस दिन पिशे सर, उस दिन खोब्रागड़े सर, उस दिन डॉक्टर भोला सरवर जी, शालिक जिल्लेकर जी, संजय गुरगाटी जी, ऐसे नामों की लंबी लिस्ट है जिन्होंने फौरन कहा कि सर जो मदद लगती है हम करते हैं, आप आगे बढ़िए। क्योंकि मुसलमान बोलता नहीं है और खामोशी ये बड़ी खतरनाक होती है। एक तरफा इल्जाम मुसलमानों पे होना और मराठी में इल्जाम होना। मुसलमान मोहल्ले में मराठी पढ़ी नहीं जाती, लेकिन मुसलमान मोहल्ले के बाहर जो बहुत बड़ा हिंदू समाज है, बहुत बड़ा नॉन मुस्लिम समाज है, उनमें मराठी बोली जाती है और वहाँ गलतफहमी मुसलमानों के बारे में फैलाई जाती है। तो उसी जबान में हमारे भाइयों को बताना कि हकीकत क्या है, इसके लिए ये सम्मेलन है। और ये सम्मेलन में आज 70% हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की पूरी तरह मदद भी है, सहकार्य भी है, नियोजन भी उनका है। ने अपनी बात रखी है। कहना चाहूँगा ये जो साहित्य सम्मेलन होने वाला है बहुत अच्छी सोच के साथ होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आप सब इसमें शामिल होंगे। शामिल होने के लिए आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्प्ले में इनका नंबर हम प्रदर्शित कर रहे हैं। फिलहाल कैमरामैन जाकिर के साथ, जकरिया भाई के साथ, मैं नावेद आदमी, इंडिया फैक्ट न्यूज। मैं बात कर फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की यह खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।